स्वागत है भैया सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। मैं हूं आशीष पाटीदार और पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे संकरण के बारे में, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में, या उसी को क्रॉसिंग मेथड कह लो, है ना। संकरण जस्ट अपोजिट था इन ब्रीडिंग का, अंतः प्रजनन का, है ना। जैसे अंतः प्रजनन में समानता बढ़ रही थी, संकरण में जो है भिन्नता बढ़ रही थी, और भी सारे गुणों में भी ये जो है जस्ट अपोजिट था। पिछले लेक्चर में मैं कंपेयर कर चुका हूँ, उनको सुनना अगर नहीं सुना हो तो। पिछली क्लास में हम लोगों ने संकरण के प्रकार में भी हमने द्विसंकरण और त्रिसंकरण, द्वि और त्रिसंकरण में किससे कितने प्रतिशत कैरेक्टर आएंगे इसका पूरा हमने चार्ट बना के देखा, पूरा डिटेल में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, बच गए दो प्रकार और, चरम संकरण और पितृ संकरण। तो पहले चरम संकरण देखते हैं, है ना, टॉप क्रॉसिंग। अब चरम संकरण या टॉप क्रॉसिंग में नाम से ही समझ में आ रहा, टॉप मतलब कि किसी पुराने, बहुत पहले वाले पेडिग्री में किसी शीर्ष के नर का उपयोग किया जा रहा है ना। टॉप का कोई बुल है, कोई पुराना नर है, उसका उपयोग किया जा रहा है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि किसी पुराने बुल का उपयोग हो रहा है, तो बोले कुछ स्पेशल कैरेक्टर उसके पास में है, कुछ विशेष गुण उस नर के पास में है, और वो स्पेशल कैरेक्टर वापस लाना चाहते हैं। अब वापस लाने के लिए उस बुल का उपयोग किया जाना जरूरी है। तो बोले किसी ओल्ड स्पेशल डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए क्या करवाया जाता है, टॉप क्रॉसिंग। किसी पुराने विशेष स्पेशल गुण को लाने के लिए क्या किया जाता है, टॉप क्रॉसिंग। तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं वो इन तीन लाइन के आसपास घूमते हैं। कौन कौन सी? पहली तो मैंने बता दी आपको अभी अभी, पुराने विशेष गुण को लाने वाली। दूसरा पॉइंट ये कि किस विधि में मादा को अपनी वंशावली के अंतिम नर से मिलाया जाता है। किस विधि में मादा को अपनी वंशावली मतलब अपनी पेडिग्री के, वंशावली मतलब संबंधित, है ना, तो अपनी वंशावली पेडिग्री के अंतिम नर से मिलाया जाता है। तो जब भी आपको अंतिम नर कहे, नई मादा और पुराना नर कहे, जैसे लिखा किसी पुराने नर, एक नस्ल के पुराने नर को दूसरी नस्ल की नई मादा के साथ किस विधि में मिलाया जाता, तो ये बात वही आसपास घूम रही है इस एक लाइन के ही, है ना, अपनी वंशावली के अंतिम नर से। अब यहाँ दो बातें हैं जो क्रॉस कर रही है ना। दो चार ड्रॉप लेने के बाद में लोगों का ध्यान जाता है अगर खूब अच्छे से पढ़ा हो तो मैं आपको अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ और फिर कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा। तो पहले तो ये कि आपने कहा अपनी वंशावली के नर से, मतलब ये संबंधित है। मतलब क्या है, संबंधित है तो एक नस्ल है, तो अधिकांश लोग समझते हैं अपनी वंशावली एक ही वंश के हैं, मतलब कि एक ही नस्ल है। ऐसा जरूरी नहीं है, अपनी वंशावली में भी भिन्न भिन्न नस्ल हो सकती है, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है कि संकरण का प्रकार, और संकरण का तो मतलब ही है बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स, भिन्न भिन्न नस्ल के बीच में। और आपने कहा भी है कि एक नस्ल का नया पुराना नर और दूसरी नस्ल की नई मादा। आ रही बात समझ में? तो भिन्न भिन्न नस्ल भी और एक ही वंशावली के भी, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा ये। कि मान लो एक गांव में दो लोग रहते हैं, ठीक है, दो भाई रहते हैं, ए और बी। अब इनके पास में बहुत सारे जानवर हैं, ढेर सारी गाय है और एक सांड देवता भी है ना। बुल जो है, सांड देवता जो है, उसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है। क्या स्पेशल कैरेक्टर है? ये रहा बुल। स्पेशल कैरेक्टर ये है बुल के पास में कि इसकी हाइट बहुत अच्छी, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह है, और 6 एब्स पैक निकले हुए सलमान खान की तरह, है ना। ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। स्पेशल कैरेक्टर ये है कि भैया इसके बछड़ों में अगर नर आते हैं तो बहुत ही अद्भुत बुलक कार्ट खींचने की क्षमता होती है, बैलगाड़ी खींचने की गजब की क्षमता होती है। और मादा यदि आती है तो उनमें दूध उत्पादन का अच्छा कैरेक्टर मिलता है। गांव में बैलगाड़ी की दौड़ होती है, कार्ट रेसिंग होती है, तो उसमें सबसे पहले इसी के बच्चे निकलते हैं, क्योंकि इसके जो बच्चे हैं वो ऐसे बैल बनते हैं, बिल्कुल फुल हाइट वाले, पावरफुल जो है, उनके शोल्डर हैं, बुलक कार्ट खींचने की, वजन खींचने की गजब की क्षमता उनमें है। तो कुल मिला के इसके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जो इसकी संतानों में जाते रहे हैं इसके मार्फत, इसके द्वारा। अब इनके पास कुछ फीमेल्स भी हैं, कुछ जो है मादा गाय भी हैं, तो ये रही गाय। अब क्या हुआ कि इन दोनों भाई में, भाई परिवार बड़ा हो गया, ए के बच्चे आ गए A1, बी के बच्चे आ गए B1, तो इनने कहा चलो बंटवारा कर लेते भैया, ए और बी अलग अलग हो गए। ए एक गांव में रह गया, बी दूसरे गांव में चला गया, वहां भी जमीनें थी इनकी, है ना। अब इनके पास तो बुल रह गया खाली, तो इनने क्या करा, कुछ गाय खरीद ली दूसरी नस्ल की। जब खरीदी मतलब कि नई नस्ल की, ये मान के चलते हैं।
और इनके पास में बुल नहीं था तो इनने एक बुल खरीद लिया दूसरी नस्ल का। अब ये भिन्न भिन्न नस्ल हो गए। अब भिन्न भिन्न नस्ल हो गए तो क्या हो गया, संकरण। आने वाली जो संतानें थी वो क्या है, संकर नस्ल है। आई बात समझ में। इस तरह से यहाँ भी आने वाली संतानें संकर नस्ल होगी। लेकिन अब जो ये ए थे जिनके भाई बी के साथ में बंटवारा हो चुका है, इनके पास अब जो कुनबा बचा है पशुओं का, उनमें आने वाली नस्लों में वैसे बैल अब नहीं दिखाई देते, क्योंकि वैसे बैल दिखाई देने के लिए फुल हाइट बुलक कार्ट बैलगाड़ी खींचने की, बोझा ढोने की अद्भुत क्षमता लाने के लिए ये बुल रिस्पॉन्सिबल था, ये नहीं है अब। तो अब आने वाली संतानों में वो कैरेक्टर दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अब क्या हुआ कि ये जो A1 के भी और बच्चे आ गए, A2 अगली पीढ़ी आ गई, यहाँ B2 मतलब कि B क्या बन गए, दादाजी बन गए। A2 के लिए ये क्या बन गए, दादाजी बन गए। तो ये जो A2 B2 गांव में A2 घूमने गए भैया, तो ओटले पे, चबूतरे पे, चौराहे पे लोग बात करने लगे, बैलगाड़ी की दौड़ होने वाली। बोले इस साल कौन जीतेगा पता नहीं। बोले एक जमाना था जब ए के पास में जो बैल होते थे वही जीता करते थे। A2 सुन रहा, बोले हमारे पास में, हमारे दादाजी के पास में। बोले बिल्कुल तुम्हारे दादाजी के पास में ऐसा बुल हुआ करता था, उसकी संतानें ऐसा बैल बनती थी, कोई रेस में जीता ही नहीं आज तक उनसे। A2 बड़ा इंप्रेस हुआ, यार दादाजी से पूछता हूँ जाके। दादाजी के पास पहुंचा, दादाजी ए के पास, बोले अपने पास ऐसा ऐसा था, गाँव में कहानियाँ चल रही। बोले हाँ बेटा पुराने समय की बात है, अपने पास ऐसा बुल हुआ करता था। बोले अब कहाँ है, बोले वो बंटवारे में दूसरे भाई के पास में पहुंच गया। तो बोले क्या वो अभी भी जिंदा होगा। तो ए ने कहा कि पता नहीं, शायद हो भी सकता है। तो ये इतना इंप्रेस हुआ कि ये बढ़िया बाइक उठा के और निकल लिया अगले गांव में। वहाँ पहुँचा, भाइयों से मिला, B2 भाई भाई वाली फीलिंग आई। इधर बात करी, इनने चर्चा करी B से जाके, दूसरे दादाजी से जाके, कि ऐसा ऐसा चल रहा है, अपने यहाँ ऐसा बुल था क्या। B ने कहा था क्या, है अभी भी, लेकिन वो पुराना हो चुका है, रिटायर हो चुका है, अब सर्विस नहीं देता। तो A2 ने कहा कि एक बार देखना चाहेंगे। बोले जंगल में है, वहीं आजकल जो है सन्यासी जीवन बिता रहे हैं बुल। तो A2 पहुंच गए वहाँ पे बुल के पास में। बढ़िया बुल को देखा तो वहीं बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं भैया सांड देवता, ध्यानमग्न अवस्था में। अब A2 जो है थोड़ा एग्रीकल्चर वाला था, PAT किया हुआ था, इसको मालूम था कि किस तरह से जो है ओल्ड डिजायर्ड कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स को लाया जा सकता है। तो A2 ने जाके सांड देवता को कहा कि प्रभु आप तो महान गुणों वाले हैं, आपके पास तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सबका मिक्सचर कॉम्बो हो आप तो। सांड देवता ने कहा चमचागिरी नहीं करना, क्या चाहते हो जल्दी से बताओ। A2 ने कहा कि प्रभु एक बार अंतिम प्रयास कर लो और अपने गुण दे जाओ। सांड देवता ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, अब ये संभव नहीं है, अब हम रिटायर हो चुके हैं। बोले A2 ने निवेदन किया कि सोचो आप मर गए तो आपके साथ आपका वो स्पेशल कैरेक्टर भी चला जाएगा, लेकिन आपने यदि एक संतान दे दी और वो यदि नर आ गया और उस नर में आपके गुण प्रभावी हो गए जो आपके द्वारा आएगा, तो उस बुल के द्वारा भी वो कैरेक्टर जो स्पेशल कैरेक्टर थे वो आगे दिए जाते रहेंगे, आपका नाम अमर हो जाएगा, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सांड देवता ने कहा कि लेकिन अब ये संभव नहीं है भैया, ये तो अब उस समय की बात थी, अब कैसे हो पाएगा, उम्र हो चली है। A2 ने दिमाग लगाया, बोला हमने सेकेंड चैप्टर ब्रीडिंग में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि सीमन इजेक्शन या सीमन कलेक्शन की मेथड्स होती है, मेथड्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। उसमें पहला पॉइंट ही होता है सांड से वीर्य एकत्र करना। तो वीर्य एकत्र करने की सीमन कलेक्शन की एक मेथड थी इलेक्ट्रो इजाकुलेशन मेथड, जिसमें 30 मिलीवोल्ट से कम एम्पियर की जो धारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके शॉक लगाए जाते हैं कुछ कुछ सेकंड के अंतराल पे। कहाँ, टेस्टिकल्स पे, वृषणकोश पे, है ना, तो सॉरी स्क्रोटम पे या वृषणकोश पे, है ना। तो वही शॉक लगने के कारण ही उत्तेजना होती है और नर द्वारा सीमन इजेक्ट कर दिया जाता, वीर्य स्खलित कर दिया जाता। उसी को सीमन को ही उपयोग किया जा सकता कृत्रिम गर्भाधान में इंजेक्शन के थ्रू पहुंचाने के लिए। सांड देवता को बात जची, A2 ने दिमाग लगा लिया, PAT किया हुआ था तो भैया इस तरह से राजी हो गए और इस तरह सीमन कलेक्ट करके। लेकिन सांड देवता ने कहा कि भैया ये संभव कैसे हो पाएगा, आप संतानों में गुण प्रभावी हो ही सही, ऐसा कैसे जरूरी है। A2 ने दिमाग लगाया कि भाई आपकी वंशावली की मादाएं जो हमारे पास में थी, उन मादाओं का तो अब अस्तित्व नहीं है, वो तो मर चुकी समय के साथ में या प्रजनन योग्य नहीं रही, लेकिन उनकी संतानें जरूर है। सांड देवता ने कहा लेकिन संतानें जो है वो ठीक है कि है तो एक ही पेडिग्री लाइन की, वंशावली की,
क्योंकि संतानों की संतानें हैं तो एक ही वंशावली की, लेकिन उन संतानों के आने के लिए कोई और नर जिम्मेवार है, मतलब ये नई नस्ल है। तो बोले भले ही नई नस्ल है, भिन्न भिन्न नस्ल हो रही है, लेकिन एक वंशावली होने के कारण कुछ प्रतिशत कैरेक्टर तो इनके अंदर होंगे इस बुल के, क्योंकि इसकी संतान थी इनकी माताजी। तो बोले बिल्कुल कुछ परसेंट कैरेक्टर तो होंगे, तो वो कुछ परसेंट और इधर से आने वाले 50 प्लस इधर के कुछ कुछ मिलके प्लस 50 होंगे, और जितना करीब में होगी वंशावली में उतने ज़्यादा आने की संभावना होगी। तो इस तरह पुराना जो कैरेक्टर है उसके डोमिनेंट होने की, प्रभावी होने की संभावना प्रबल हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से किसी पुराने विशेष गुण को वापस लाया जाता है, किसी ओल्ड डिजायर्ड स्पेशल कैरेक्टर को वापस लाया जाता है। तो जब भी ऐसी बात हो पुराने गुण की, विशेष गुण की, है ना, नई मादा और पुराने नर की, तो वहाँ हमेशा टॉप क्रॉसिंग आएगा, चरम संकरण आएगा। तो इस तरह आने वाली संतान में भैया वो आ जाएगा फिर से कैरेक्टर। कहानी समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो बस ये कहानी ध्यान रख लेना। फिर अगला बच गया है, एक जो मेथड और बची है यहाँ पे टॉप क्रॉसिंग के बाद में बैक क्रॉसिंग। अब बैक क्रॉस या इसी को कह लो आप पितृ संकरण। पितृ संकरण में कुछ भी नहीं करते हैं, ए और बी दो डिफरेंट ब्रीड से है, भिन्न भिन्न नस्ल है, और इनसे जो संतान आई है F1, उस F1 में 50% कैरेक्टर है ए के और 50% है बी के, ये बात अपन जानते हैं। लेकिन हम संकरण क्यों करवाते हैं पशुओं में? ब्रीडिंग जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसका पर्पस क्या है? तो बोले पर्पस ये है कि दो अलग अलग ब्रीड में अच्छे कैरेक्टर है, हम चाहते कि एक कॉम्बो तैयार हो जाए उन अच्छे कैरेक्टर्स का, तो उन दोनों के गुड कैरेक्टर्स एक में इकट्ठे करते हैं, इसीलिए करवाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो बोले F1 में 50-50 कैरेक्टर तो आ गए ए और बी के, लेकिन हुआ क्या कि मेंडल बाबा कह गए हैं कि गुणों में जो स्वयं को दर्शाए वो प्रभावी, जो ना दर्शा पाए वो अप्रभावी, है ना, खुद को अपीयर करे वो डोमिनेंट, ना कर पाए वो रेसेसिव। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ए के कैरेक्टर जो हैं वो पूरी तरह रेसेसिव रह गए और बी पूरी तरह डोमिनेंट हो गया। मतलब F1 पूरी फोटोकॉपी दिख रही है बी की। कई बार होता है ना, बच्चा आया तो माता पिता दोनों के द्वारा है, लेकिन बच्चा बोले हु बहू ये तो डिक्टो कॉपी हो गया बोले पापा की, अंतर ही नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो वैसे ही कान, वैसे ही गाल, वैसे ही लंबी चौड़ी नाक पकोड़े जैसी, बोले वैसा का वैसा ही दिख रहा है ये तो बोले यहाँ भी संतान जो है एज इट इज बी के कैरेक्टर डोमिनेंट हो गए उसमें। तो अब हम क्या करेंगे? बोले इस डोमिनेंसी को कम करो भैया, हम तो चाहते दोनों कैरेक्टर आए। तो F1 को फिर मिलाया जाएगा ए से, क्योंकि ए के भी कैरेक्टर दिखने चाहिए। तो जब अगली पीढ़ी में F2 जनरेशन आएगी तो वहाँ ए के कैरेक्टर बढ़ के हो जाएंगे 75% और बी के रह जाएंगे 25%। ए के कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण वो भी दिखाई देंगे और बी ऑलरेडी डोमिनेंट है तो वो भी खुद को शो करेगा। मतलब कि जब संतान को अपने ही माता पिता से मिलाया जाए, मतलब या तो माता से या पिता से, पेरेंट्स में से किसी के साथ भी जब क्रॉस हो तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस या उसको कहते हैं पितृ संकरण। अब कई लोग इसको जो है द्विसंकरण समझ लेते हैं, या जो डबल क्रॉसिंग अपन ने पढ़ा था वो समझ लेते हैं, लेकिन वहां भी अपन ने दो ही ब्रीड ली थी ए और बी, लेकिन वहां कंडीशन थी कि आने वाली संतान को एक बार ए से, एक बार बी से, फिर एक बार ए से, फिर एक बार, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ एकांतर रूप से अल्टरनेटिव फॉर्म में आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ केवल पहली जो पीढ़ी आई है F1 उसको या तो ए से या तो बी से, मतलब जो रेसेसिव रह गया उससे, जो अप्रभावी रह गया उससे क्रॉस करवाएंगे, देन स्टॉप, आगे नहीं बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? तो ये अंतर है दोनों में, बैक क्रॉस या पितृ संकरण। किसने दिया था? नाइट ने दिया था, वैज्ञानिक, है ना, ये और ध्यान रख लेना यहाँ से। तो भैया इस तरह से ये हो गए सारे के सारे टाइप ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, ये समझ में आई थिंक आ गया होगा, है ना। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिमाग में रह गया हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करना, जब भी पढ़ूंगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, है ना। फिर रिपीट कर देता हूँ, टारगेट बनाओ रोज, एक एक चैप्टर का बनाओ भले, पर रोज टारगेट बनाओ, बिना टारगेट के नहीं पढ़ना, है ना। वैसे अब पूरे साल से तुम पढ़ ही रहे हो, लगभग पढ़ चुके हो चीज़ें, तो अब तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चंस में जो डाउट आए तब उस टॉपिक को पढ़ो, है ना। और कोई टॉपिक रह गया हो तो उसको टारगेट बना के पढ़ो कि आज मुझे 4 घंटे में इस टॉपिक को ख़त्म करना है या दिन भर में इस लेसन को ख़त्म करना है, ऐसा टारगेट बना के बैठो। बिना टारगेट के टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और एग्ज़ाम बहुत जल्द पॉसिबिलिटी है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में तुम्हारी एग्ज़ाम हो जाएगी, है ना। जुलाई में संभावना थोड़ी सी कम लगती है,
लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन अगस्त फर्स्ट वीक तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो आप लोग तैयारी रखो अपनी अगस्त फर्स्ट वीक के ही हिसाब से ना। और वीडियो भैया बाकी लोगों को भी ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। और बाकी जो लोग कहीं मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे पर्सनली, तो उनको भैया बोल दे रहा हूँ मैं कि नोट्स जो भी आप मंगवाते हो उसमें समय लगता है थोड़ा सा, है ना। 5-6 दिन का समय लगता है, कोरियर सर्विस आप तक पहुँचाती है, टाइम लगता है। आप सिटी में रहते हो तो जल्दी पहुँच जाएगा, विलेज में हो तो 5-6 दिन लगते हैं, है ना। तो इतने ध्यान से सुनने के लिए भैया धन्यवाद सभी लोगों को। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो है हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण। आप लोग उसको पढ़ के रखना, ठीक है। डाउट अपने माइंड में रखना कि ये डाउट्स हैं, ताकि जब यहाँ उस चीज़ की बात चले तो क्लिक हो कि हाँ ये मेरा डाउट था, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। आज इतना ही।